हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के एप्लीकेशन अर्थात हाइड्रोजन बॉन्ड के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड का। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये आता है बेटा, देखो ये 11th क्लास में भी आता है और 12th क्लास में भी आता है। क्वेश्चन आता है कि H2S यस लिख सकते हैं हम, कमरे के ताप पर H2S एक गैस है, जबकि H2O द्रव। क्यों? ठीक है, बात यह है बेटा, आपको ये समझाना है कि जो H2S है वो एक गैस होती है जबकि H2O एक द्रव होता है। ऐसा क्यों? जबकि बिल्कुल एक जैसा ही है, H2 इसमें भी है, H2 इसमें भी है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है और इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो आखिर एक द्रव अवस्था में, एक तरल अवस्था में है और एक गैस अवस्था में है, ऐसा क्यों? ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल्स का हम देखते हैं बेटा। देखो आंसर देखते हैं इसका, H2O को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो बेटा HOH, ठीक है, एक मॉलिक्यूल हो गया वाटर का। दूसरा देखो HOH, ये वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ये ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं वाटर के, ठीक है बेटा। तो ये वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होने के कारण यहाँ आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये भी आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज है और ये भी आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब होता है क्या, देखो यहाँ हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि आपको पता है जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होता है, FON किसी एक में से एक से जुड़ा होता है और इसके सामने कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है, ठीक है, जिसके पास लोन पेयर हो, तब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अर्थात इसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बेटा। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड के होने के कारण ये जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में संगुलित हो जाते हैं, अर्थात आपस में घुल मिल जाते हैं और वो जो द्रव है अर्थात जो वाटर है वो तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, जबकि हम देखते हैं H2S के लिए बेटा, H2S के लिए देखते हैं हम, ये तो H2O के लिए हमने देखा, ठीक है, हम H2S के लिए देखते हैं। तो बेटा देखो HSH, ठीक है। आप कहो सर जी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन जिससे बॉन्डिंग करना चाहता है, हाइड्रोजन जिससे बॉन्डिंग करेगा उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हाँ भैया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स FON में से किसी कोई एक होना चाहिए। तो ना तो F है और ना ही O है और ना ही N है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर बेटा नो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं होता है। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा तो ये आपस में संगुलित नहीं हो पाएंगे, आपस में मिलजुल नहीं पाएंगे, इसलिए ये गैस स्टेट में पाए जाते हैं सामान्य ताप पर। समझ में आया बेटा इसका आंसर? ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, बेटा H2O सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होता है, तरल अवस्था में होता है। क्योंकि क्यों होता है बेटा? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध होते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं,
क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो कि H2O के अणुओं को संगुणित करते हैं, संगुणित, ठीक है, संगुणित करते हैं। समझ में आया बेटा बात? जो ये तरल अवस्था में इसलिए होता है क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, H2O के जो अणु है उन सबको संगुणित करता है, आपस में मिलाता है, तभी तरल अवस्था में रहते हैं बेटा, ठीक है। फिर हम लिखेंगे जबकि H2S एक गैस है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं। आंसर समझ में आया बेटा? ये आंसर हो गया, ठीक है। और इन चीज़ों को आप समझने के लिए लिख लीजिएगा। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों के लिए? ऐसे ही क्वेश्चन एक और आता है, ये नोट कर लो आप लोग फटाफट। समझ में आ रही है? बहुत देर से समझाई जा रही है बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है ना? तो देखो ऐसे क्वेश्चन आता है बेटा कि कमरे के ताप पर HCl एक गैस है जबकि H2O द्रव है या तरल अवस्था में है। H2O जबकि H2O तरल अवस्था में होता है, ठीक है बेटा। ऐसा क्यों है? तो सर इसका आंसर यही है कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसी कारण इनका संगुणन हो जाता है, इन अणुओं का संगुणन हो जाता है और ये तरल अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि हम HCl की बात करें बेटा तो देखो HCl यहाँ पर आंशिक रूप से नेगेटिव होता है, आंशिक रूप से पॉजिटिव होता है, आंशिक रूप से पॉजिटिव है, आंशिक रूप से नेगेटिव है, आंशिक रूप से पॉजिटिव है, आंशिक रूप से नेगेटिव है। तो आप कहोगे सर जी नेगेटिव पॉजिटिव होने के कारण यहाँ अट्रैक्शन होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। आप कहोगे सर ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कारण ये है, आपको बताया गया है हाइड्रोजन बॉन्ड की शर्त ये होती है कि हाइड्रोजन तभी बॉन्डिंग करेगा जब सामने वाला या F हो या N हो, F हो या O हो या N हो, इनमें से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एक एलिमेंट्स होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। तो यहाँ तो ना F है ना O है ना N है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। समझ में आया बेटा? और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तब इनका संगुणन भी नहीं होगा, इसलिए ये गैस स्टेट में रहते हैं, ठीक है, सामान्यतः पर गैस स्टेट में रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे बेटा, ये तो हो गया छोटा सा, ठीक है। फिर लिखेंगे जबकि HCl गैस होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं, ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोनों क्वेश्चनों पर, इंटर में भी आते हैं और 11th क्लास के क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। 11th क्लास के क्वेश्चन में बेटा या तो ये आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड किससे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो मैंने ये 2 क्वेश्चन कराए, इनमें से एक फंस जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। तो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, कि हम हाइड्रोजन बॉन्ड के हेल्प से हम और क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेटा ये इंटर के लिए तो बहुत ही काम का है, क्योंकि इंटर क्लास में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात कार्बनिक रसायन तभी समझ पाएंगे जब आपको इस बॉन्ड की बहुत अच्छे से जानकारी होगी, वरना मारोगे रट्टा, समझ लेना बेटा, रट्टा ही मारोगे वरना, और ये समझोगे नहीं अच्छे से तो, ठीक है। इंटर क्लास में क्वथनांक, गलनांक सारी प्रॉपर्टियां होती हैं, अल्कोहल की, ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की सभी पढ़ोगे आप, और वो चीज़ तभी आप क्लियर कर पाओगे जब आपको हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में आएगा, वरना रट्टा मारोगे कि इसका गलनांक इतना होता है, इसका गलनांक इससे कम होता है, इसका ज़्यादा होता है। समझ में बेटा तभी आएगा जब आप अच्छे से ये समझते हुए चलोगे 11वीं क्लास से ही, ठीक है। समझ में आई बात? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा देखो CH3CH2Cl अर्थात एथिल अल्कोहल, ठीक है। देखो CH3CH2OH
इसको बोलते हैं बेटा एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल पानी में विलय होता है, एथिल अल्कोहल पानी में विलय होता है, पानी में घुल सकता है बेटा। ठीक है, विलय होता है, विलय होता है। एथिल अल्कोहल जो है वो पानी में विलय होता है। अब देखो एथिल अल्कोहल कौन सी क्लास का है बताओ, 12वीं क्लास का है नहीं, अल्कोहल 12वीं में पढ़ोगे आप। ठीक है, कार्बनिक रसायन का है, लेकिन 11th में भी है और 12वीं का भी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, 12वीं में बहुत क्वेश्चन आता है ये वाला। देखो बेटा, एथिल अल्कोहल पानी में विलय है जबकि CH3CH2Cl अर्थात एथिल क्लोरोएथेन। ठीक है, जबकि क्लोरोएथेन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CH3CH2Cl पानी में नहीं घुलता। ऐसा क्यों? पानी में नहीं विलय है, नहीं घुलता है। ठीक है, पानी में अविलय है। ठीक है, पानी में अविलय है, अविलय है। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही दे सकते हैं और कोई भी तरीका नहीं है इसका समझाने का। ठीक है, तो बेटा समझते हैं इसको, आंसर को समझते हैं इसका, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, इग्नोर मत करना इन क्वेश्चनों के लिए, बहुत बहुत काम का क्वेश्चन है ये। देखो बेटा, जैसे कि CH3, देखो बेटा CH3 CH2OH, एनी प्रॉब्लम? समझ में आई? ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया इस चीज को। उसके बाद HOCH2। ठीक है बेटा, ये चीज हो गया। चलो हमें क्या में जोड़ना है, वाटर मॉलिक्यूल में जोड़ना है ना। ठीक है, क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल में जोड़ना है। तो अगर तुमसे कोई कहे कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे जोड़ता है, समझाने के लिए हम कैसे क्या करेंगे, HOH। ठीक है बेटा, इतना समझ में आई? तो ये क्या है, ये है एथिल अल्कोहल और ये है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो वाटर मॉलिक्यूल किससे जुड़ा हुआ है, देखो मैंने क्या कहा, FON किसी एक में जुड़ा हुआ होना चाहिए, वाटर हाइड्रोजन, और जिसके साथ बॉन्डिंग करेंगे वो इनमें से एक होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें देखो FON में से है O है। ठीक है, अब हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग करने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहाँ पे भी O है। तो यहाँ पे जो आंशिक नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या होता है बेटा, इन दोनों में अट्रैक्शन होता है और ये बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल का और इनका आपस में संगुणन हो जाता है, आपस में मिलन हो जाता है, तो ये आसानी से पानी में घुल जाता है। ठीक है, अर्थात एथिल अल्कोहल जो है वो पानी में घुल जाता है, क्योंकि एथिल अल्कोहल और पानी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे दोनों का संगुणन भी हो जाता है। क्लियर? अब हम देखते हैं वो वाला देखते हैं बेटा। ठीक है, क्लोरोएथेन देखते हैं बेटा। ठीक है, तो देखेंगे CH3 CH2 और Cl। ठीक है बेटा, CH3 CH2 और Cl। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे HOH। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा, यहाँ पर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, आप कहेंगे सर इसकी बॉन्डिंग हो जानी चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ पर नो हाइड्रोजन बॉन्ड, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हमने कहा है H किससे बॉन्डिंग करेगा, जब FON इनमें से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एक एलिमेंट्स हो। तो यहाँ पे ना F है, ना O है, ना N है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्लोरोएथेन की और H2O की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तब इनका संगुणन भी नहीं होगा, तो ये अलग अलग रहेंगे, अर्थात अविलय रहेंगे। कोई भी चीज़ पानी में तभी विलय होती है जब वहाँ पर संगुणन होता है, अर्थात हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बात समझ में आ रही बेटा? कोई भी चीज़ कब घुलती है पानी में, तभी विलय हो सकती है जब उसका हाइड्रोजन बॉन्ड बने पानी के साथ। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल का पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो ये आपस में संगुणित हो जाएंगे और यहाँ पर ये जल में विलय हो जाएंगे। ठीक है, ये जल में क्या हो जाएंगे बेटा, जल में विलय हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या होगा बेटा, जल में अविलय हो जाएंगे। ठीक है, जल में ये अविलय रहेंगे। कारण क्या है अविलय होने के, क्योंकि यहाँ पर नो हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? समझ में आया बेटा? ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे बेटा। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा CH3 CH2OH जल में विलय होता है, जल में विलय होता
है, क्योंकि CH3CH2OH एंड H2O के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिससे ये दोनों आसानी से संगुणित हो जाते हैं, आपस में मिलजुल जाते हैं बेटा, ठीक है, आसानी से संगुणित हो जाते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया। जबकि CH3CH2Cl, ठीक है, क्लोरोएथेन, जबकि क्लोरोएथेन जल में नहीं घुलता है, जल में आविलय होता है, क्योंकि इसका जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। बड़ा क्लियर समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये आपके लिए क्लियर समझ में आ गया होगा कि वो चीज़ पानी में घुल जाती है, वो चीज़ ही जल में विलय होती है जो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है, और जो चीज़ जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करती है वो चीज़ विलय नहीं होती है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया कि ये चीज़ है, ये कंपाउंड है, ये जल में नहीं घुलता है, इसका कारण क्या है, तो उत्तर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का ना बनना या संगुणन का ना होना। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो बेटा अच्छे से समझना है इन चीज़ों के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और है बेटा, वो खासकर इंटर वालों के लिए ही है, लेकिन आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। 11th क्लास में भी है, इंटर में भी है, लेकिन इंटर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, लेकिन पेपर में किसी से नहीं हो पाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन ये है बेटा, देखेंगे बेटा क्वेश्चन क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ये बताओ बेटा, एसिड क्या होते हैं। आपने 10th क्लास में एसिड के बारे में पढ़ा है, अम्ल के बारे में पढ़ा है। अम्ल क्या होते हैं, बताओ अम्ल क्या होते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आसानी से H+ आयन दे देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। समझ में आया, अम्ल क्या होते हैं बेटा। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आसानी से H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलावत हैं। पढ़े बेटा 10th क्लास में, हाँ पेपर में आता है, ये 12th क्लास के पेपर में आता है बच्चा, समझ लो। अच्छा कोई 12th क्लास का बहन भैया हो तो समझा दियो उसको। ये जो लेक्चर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ये पूरा 12th के काम का है। 12th में बहुत क्वेश्चन आता है, बच्चे रट्टा मारते हैं, पेपर में फिर भी नहीं पाता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नॉलेज ही नहीं होती इन लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है पैरा नाइट्रोफिनॉल, डरना नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा ना, आपको समझ में आएगा। पैरा नाइट्रोफिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है बेटा, पैरा नाइट्रोफिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जबकि डरना नहीं है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा बेटा, समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा ना। जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वीक एसिड होता है। क्यों? ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप इनके फॉर्मूले देख लीजिए। आंसर देखेंगे बेटा, आंसर में देखो बेटा, पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है बेटा, तो ये होता है OH। ठीक है, और यहाँ पर बेटा देखो, मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे NO2, ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, देखो मैं आपको समझाऊँ, थोड़ा समझो बेटा। देखो, अगर कहीं पर OH ऐसे लगा हो तो इसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल। ठीक है, नाइट्रोजन ग्रुप लगा हो, देखो नाइट्रोजन ग्रुप लगा हो, जैसे NO2 लगा हो, नाइट्रो ग्रुप, तो उसको बोलते हैं
नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। लेकिन कुछ पोजीशन होती है, देखो ये पोजीशन कहलाती है बेटा, देखो ये कहलाती है आर्थो, ठीक है, ये मेटा, ठीक है, आर्थो मेटा और पेरा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ होगी तो उसको आर्थो बोलते हैं, यहाँ लगी तो मेटा बोलते हैं, यहाँ लगी तो पैरा बोलते हैं। ऐसे यहाँ होगी तो आर्थो, यहाँ लगी होगी तो पैरा, यहाँ होगी तो मेटा, ठीक है। तो यहाँ लगा हुआ तो उसको कहेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। और दूसरा क्या चीज़ है बेटा, देखो OH, ठीक है। दूसरी क्या चीज़ है बेटा, दूसरी को हम बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो बेटा ये ऑर्थो पोजीशन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे NO2, समझ में आ रहा है। ये हो गया आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। दोनों के सूत्र हो गए, ठीक है बेटा। ये फिक्स है, पेपर में ही आता है बेटा, इंटर क्लास में हर साल आता है पेपर में ये, ठीक है ना, ध्यान से समझें। अब देखेंगे बेटा, देखो हाँ हमें बताना है इनमें से एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग है और क्यों। देखो जो आसानी से H+ आयन देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को देखो ज़रा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान समझेंगे ज़रा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, O और H, ठीक है। और यहाँ पे बेटा N, ठीक है, और ये O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है प्रेजेंट, ठीक है। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं इसको बेटा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या कहते हैं इसको, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से अगर हमें H+ आयन निकालना हो बेटा, तो यहाँ से आराम से ये एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है और हमें H+ आयन बड़े आसानी से प्राप्त हो जाता है, बड़े आसानी से, ठीक है। एक कोवैलेंट ब्रेक होता है और H+ आयन तेजी से आसानी से प्राप्त हो जाता है। जबकि यहाँ पर H+ आयन हमें प्राप्त करने के लिए, जबकि यहाँ पे H+ आयन प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन होता है, H+ प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। क्यों कठिन होता है बेटा, क्योंकि यहाँ से एक कोवैलेंट ब्रेक करना पड़ता है और एक हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है। यहाँ 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं तब हमें H+ आयन प्राप्त होता है, और यहाँ पर ओनली कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करने पर ही H+ आयन प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हम H+ आयन आसानी से प्राप्त करते हैं, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और यहाँ पर H+ आयन प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, इसलिए वीक एसिड होता है। कठिन क्यों होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड ब्रेक करने होते हैं, एक इसका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इसके कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो इसका उत्तर हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल एक वीक एसिड है, एक वीक एसिड है, क्योंकि इससे H+ आयन, क्योंकि इससे H+ आयन प्राप्त करना कठिन होता है, प्राप्त करना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है, क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे जबकि ऑर्थो अरे बेटा पैरा है ना, देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इससे आसानी से प्राप्त होता है, ठीक है। पैरा नाइट्रोफिनॉल एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इससे H+ आयन प्राप्त करना आसान होता है, या बहुत आसान होता है, बहुत सरल होता है। जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एक वीक एसिड है, क्यों है वीक एसिड बेटा, क्योंकि इससे H+ आयन प्राप्त करना मुश्किल होता है या कठिन होता है बेटा, ठीक है, कठिन होता है, ठीक है।
मेरे हिसाब से अगर पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि ये पानी में, ये कंपाउंड पानी में घुल जाता है, ये नहीं घुलता है, ऐसा क्यों, तो उत्तर हम दे देंगे ये कंपाउंड पानी में इसलिए घुल जाता है क्योंकि इसमें H+ आयन बनते हैं, क्योंकि ये पानी के साथ H+ आयन बनाता है और ये संगुलित हो जाता है, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड जो नहीं घुलता है उसके कहेंगे वो पानी में नहीं घुलता है क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए उसका संगुलन भी नहीं होता है, ठीक है। और कोई कहे भैया ये अब ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए कि ये चीज़, ये कंपाउंड स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये कंपाउंड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ऐसा क्यों, तो आप कहेंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए है क्योंकि ये आसानी से H+ आयन दे देता है, जबकि ये चीज़ स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है क्योंकि ये आसानी से H+ आयन नहीं देता है, ठीक है बेटा। समझ में आ गई बात। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा उतना जितना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं बेटा। वीडियो अच्छी कर दिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, मैं आपको बता दूं चैप्टर दी एंड हो चुका है, बिल्कुल फिनिश, ठीक है। और डेंटल क्लास वालों की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पढ़ लेना आसानी से। हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ लेना, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाएगा। और बेटा ये चीज़ पढ़नी तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सरल हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी कर दिए लाइक, चैप्टर हो गया दी एंड और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कल, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।